हासिल हो जाएगा। पर इसके साथ ही नया घटनाक्रम यह हुआ है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने यह प्रस्ताव पास किया है कि धारा 370 को पुनः बहाल किया जाए और बहाल के संदर्भ में केंद्र सरकार जरूरी बातचीत करे और आवश्यक कदम उठाए। इस प्रस्ताव को लेकर भयंकर नाराजगी भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शित की है। घटनाएं श्रीनगर में ही घटित नहीं हो रही है, बल्कि दिल्ली तक इसके कारण से सरगर्म है। भारतीय जनता पार्टी की प्रखर नेता स्मृति ईरानी आज मीडिया के सम्मुख आई और यह सवाल उठाया कि संविधान के खिलाफ जाने का अधिकार इस सरकार को कैसे दे दिया गया। भाजपा का आरोप है कि वापस आतंक की ओर कश्मीर को धकेलने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अन्य दल कर रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक शांतिपूर्ण चुनाव के तत्काल बाद ही ऐसा अशांति और अविश्वास का वातावरण क्यों निर्मित हो रहा है, और यह अशांति और अविश्वास क्या उन उम्मीदों पर तुषारपात नहीं कर देगी जो हमने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लगा रखी है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारा आज का विषय है 370वां प्रस्ताव, संविधान से टकराव। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हामिद मलिक साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर में सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में उसके सुधी प्रवक्ता हैं। हामिद मलिक साहब। हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को लेकर अरसे से संवेदनशील रही है, उस भाजपा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर ताहिर चौधरी। हमारे साथ जगदीप सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और इन सबके बीच में संवैधानिक और विधायी मामलों पर आधिकारिक रूप से बोलने के लिए भगवान देव इसरानी जी हमारे साथ है, पूर्व प्रमुख सचिव हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर ताहिर चौधरी जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। एक बार सुनिए ये 2 बयान। उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है, न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पर डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी। तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं होगा, पर डॉक्टर ताहिर चौधरी जी थोड़ा उलझन है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वादे के साथ ही मैदान में थी कि अगर जनता ने हम पे भरोसा किया तो हम धारा 370 की बहाली के संदर्भ में प्रयास करेंगे। अब जब जनता ने सत्ता सौंप दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में सरकार को और उसने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए, तो आप इतने परेशान क्यों हो गए? स्मृति ईरानी दिल्ली में बैठकर बोल रही थी, ये अधिकार आपको किसने दे दिया? लोकतंत्र में अधिकार तो जनता देती है, जनता ने अधिकार दिया। उन्होंने तो चुनाव के दौरान कहा था कि अगर हमारे को आपने मौका दिया, विश्वास किया, तो धारा 370 के प्रावधानों की बहाली का प्रयास करेंगे। तो फिर इतने नाराज क्यों हैं आप डॉक्टर ताहिर? हिमांशु जी, पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज, चाहे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कश्मीर के दूसरे दल हो, मैं कांग्रेस की बात नहीं अभी करूंगा जी, ये हमेशा जमीनी सतह में आवाम के बीच में जाने के लिए 370 का सहारा ले रहे थे। पिछले बहुत लंबे टाइम से स्टेटहुड की बात की जाती थी,
लेकिन मैं आपको एक चीज कह दूं, इस चीज को डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं, उमर साहब भी जानते हैं कि 370 वापस आने वाला नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है अवाम के बीच में जाके बार बार इस चीज का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। उस चीज को बताने के लिए, दिखाने के लिए उन्होंने इस चीज का शुरुआत ही इस ढंग से की कि 370 को हम वापस लाना चाहते हैं। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि 370 को वापस कैसे लाएंगे, लेकिन कश्मीर के अवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के, जम्मू के हालात खराब करने की कोशिश पहले दिन से ही शुरू कर दी गई। और इस तरह के मुझे लगता है कि रेजोल्यूशन पास करके, इस तरह की बातें करके, इस तरह का एक प्रोपोगंडा असेंबली के अंदर करके जम्मू कश्मीर कहीं तरक्की की तरफ नहीं जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत सारी उम्मीदें थी उमर अब्दुल्ला साहब से कि ठीक है, बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे सियासतदान हैं, दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, पहले स्टेट के हुआ करते थे, इस टाइम पे यूनियन टेरिटरी के हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट को लेके आगे आएंगे, रोजगार को आगे लेके आएंगे। लोगों के बहुत सारे इश्यूज हैं बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि यहाँ पे सरकार नहीं थी, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट लिया है और जम्मू कश्मीर को वो उसी नजर में देखना चाहते हैं कि लोगों के हाथों में पत्थर हो, पत्थरबाजी हो, कश्मीर बंद हो, हालात खराब हो, खून खराबा हो, क्योंकि अगर वही चीजें होंगी तो इनकी जो घर की सियासत है वो चल पाएगी। जो चीज हम कहा करते थे वो चीज हमें पहले 2-3 दिन में ही नजर आना शुरू हो गई है। डॉक्टर लेकिन ताहिर, थोड़ा मेरे सवाल के साथ में जुड़ने की कोशिश कीजिए ना। सवाल यहां से शुरू होता है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान हुआ और चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने एजेंडा या घोषणा पत्र के साथ मतदाताओं के बीच में गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्पष्ट तौर पर यह वादा अपने घोषणा पत्र के माध्यम से किया था कि जनता अगर हम पर भरोसा करती है तो सत्ता में आने पर हम धारा 370 के प्रावधानों की पुनर्बहाली का प्रयास करेंगे। आज जिस बात पर हंगामा भारतीय जनता पार्टी सदन में कर रही है उस प्रस्ताव में है क्या? उस प्रस्ताव में यही तो कहा गया है कि धारा 370 के संदर्भ में केंद्र सरकार बातचीत करे और वो रास्ता देखे जिससे राष्ट्रीय एकता भी कायम रहे और जम्मू कश्मीर के निवासियों की अपेक्षाएं भी पूरी हों। आपसे जानना यह चाहता हूं कि आप तो स्वयं इस बात की हिमायत करते रहेंगे, जो कहा जाए उसे किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था अगर सत्ता में आएंगे तो 370 की बहाली का प्रयास करेंगे। तो आप प्रयास को लेके इतने परेशान क्यों हैं? क्या ऐसा कारण हो गया कि आप गिरेबान पकड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक उसे मल्ल युद्ध में तब्दील करते हुए नजर आए। एक जना पोस्टर दिखा रहा था, उसके साथ में हाथापाई करते हुए दिखाई दिए। डॉक्टर ताहिर, थोड़ा रोशनी दें। जनता के स्तर पर समर्थन नहीं मिल पाया आपको सदन के संदर्भ में, तो इस रास्ते को क्यों अख्तियार कर रहे हैं आप? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको एक चीज आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी देश की वो पॉलिटिकल पार्टी है जो देश के लिए, देश के असूलों के लिए, देश के सिस्टम के लिए, जब लगता है कि देश के ऊपर कहीं वो चीज की जा रही है कि जिसे पूरा देश नहीं चाहता, जब ऐसी चीजें की जाती है तो उसे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी और हमारे जितने भी वहां पे 28 MLAs हैं इस टाइम पे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, तरक्की के खिलाफ अभी कोई भी अगर बात करेगा तो हम उस बात को सहन नहीं करेंगे। 370 की वापसी कभी नहीं हो सकती। जिस चीज के लिए हम हमेशा लड़ते रहे, जिस चीज को श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेके जम्मू कश्मीर में आए थे और फिर बाद में उनको यहाँ से उनकी मृत्यु कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया, वो चीजें रहस्य में है। वो चीजें भी हम हमेशा याद करते रहते हैं जब वो बात आती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और जो हमारा एक मुद्दा था शुरू से भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर को लेके, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है। आज 370 नहीं है, 2 निशान नहीं है, 2 झंडे नहीं है, 2 संविधान नहीं है और बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे 2014 के बाद चलना शुरू हो चुका था। जो नए जम्मू कश्मीर का ख्वाब प्रधानमंत्री साहब ने देखा था, उसमें प्रधानमंत्री साहब कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को एक बार फिर अंधेरे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जा रही है। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। मेरे साथ में हामिद मलिक साहब जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आप एक बार फिर विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने में लगे हैं। उम्मीद थी कि आप जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने में मदद करेंगे।
आपसे उम्मीद थी कि आप विकास के संदर्भ में नई योजनाएं बनाएंगे, उम्मीद थी कि आप देश में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करने की दिशा में काम करेंगे, पर आप तो पहले दिन से ही एक बार फिर आतंकियों के मंसूबे को कामयाब करने में जुट गए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, आक्षेप है कि संविधान विरोधी कार्यों में जुट गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार। क्या कहते हैं हामिद मलिक साहब? मुझे ये बता दीजिए कि डिवाइडेशन कौन करते हैं। पहले ही इन्होंने जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग किया जी, तो डिवाइड पॉलिसी ये अपनाते हैं या हम अपनाते हैं जी, और ये बोलते हैं कि 370 की बात जैसे आपने खुल के बता दिया कि लोगों से वोट मांगा, इस पर क्यों नहीं करते? जी, लोगों ने वोट दिया है 370 35 स्टेटहुड पर, वर्डिक्ट दिया है, उस वर्डिक्ट की बीजेपी को भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये बता दीजिए कौन सा आईन के बाहर हमने बात की? आईन, इसी आईन ने हमें ये चीजें दी थी, ये किसी रशिया या अमेरिका से नहीं आई हुई चीजें थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दी थी एक सुपर स्टेट बनाने के लिए। मुझे ये बता दीजिए कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या 14 से पहले प्रोग्रेस हम में नहीं थे? क्या ड्रग एडिक्शन में नंबर 1 हम कभी थे? क्या अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 हम कभी थे? तो इन्होंने यहाँ 14 से जो कार्य किया तो उस कार्य की वजह से इनको नकारा गया। इनके वर्डिक्ट को जो इन्होंने 70 साल से, हमने 70 साल कभी इनसे पूछा है आपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा है 370 हटाना? ये इनकी आइडियोलॉजी है, मगर हमारी आइडियोलॉजी ये है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को बचाने की कोशिश की जाए। वो हमने करके दिखाया क्योंकि लोगों ने एतमाद दिया था, हम पर एतबार किया था, उन्होंने वोट दिया था, उन्होंने वर्डिक्ट दिया था अगेंस्ट आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी एंड पॉलिसी ऑफ बीजेपी। तो वो करने में हम बिल्कुल वादाबंद थे, तो हमने करके दिखाया। हमने बता दिया कि हम रेजोल्यूशन लेंगे, या ये आप सच कहते हो कि ब्रूटल मेजॉरिटी अभी भी इनके पास है, ये नहीं करेंगे। मगर मुझे ये बता दीजिए क्या कांग्रेस यहाँ कभी ब्रूटल मेजॉरिटी में नहीं थी? वो भी तो गए। ये पार्टी है, मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है। बीजेपी कल जाएगी, नए लोग आएंगे, नए लोगों की आइडियोलॉजी आएगी, नए लोग इसको संभालेंगे, नए लोग सोचेंगे इसकी तरफ। हमने सिर्फ इतना करना था कि इस लड़ाई को, जो हमारे हुकूक छीने गए, जो हमारी इज्जत उतारी गई, जो हमें डिवाइड किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो उस डिवाइडेशन को रोकने के लिए हमने रेजोल्यूशन पेश की और ये गैर आईनी नहीं है। और आपने आज देख लिया हाथापाई पर आ गए क्योंकि इन्होंने अपना चेहरा आज दिखा दिया। उससे बेटर था कि ये डिबेट कर लेते क्योंकि इनके पास तर्क नहीं होते बात करने के। फिर ये लड़ाई पर आ जाते हैं, झगड़े पर आ जाते हैं, ऐसे ही एजेंडा चलाते हैं, झूठ एजेंडा चलाते हैं, 15 लाख का एजेंडा चलाते हैं जो कभी लोगों के पास नहीं आए। तो झूठी सरकार है, झूठ बोलना ये जानते हैं, हर चैनल पर झूठ बोलो, उसी से चलाओ। तो आज इन्होंने अपना चेहरा कश्मीर की असेंबली में दिखाया। अच्छा मलिक साहब, एक बात बताइए, ये नियमों के विपरीत जाने की नौबत क्यों आ गई आपको? भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आपने तो विधायी मर्यादा को ताक पर रख दिया। सत्र जो बुलाया गया था उस सत्र के एजेंडे में था उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करना। आपने विधानसभा की कार्यवाही मनमाफिक तब्दील कर दी और यह धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव ला दिया। और प्रस्ताव भी क्या ला दिया? विधानसभा अध्यक्ष जी ने खुद ही प्रस्ताव तैयार करके विधानसभा के पटल पर रखवा दिया। इन आरोपों पे आपका क्या कहना है? क्यों आपने नियम प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए इस रास्ते को अख्तियार किया? क्या मजबूरी आन पड़ी थी आपको? कौन सा उल्लंघन है? इसी असेंबली में हुआ। पहले दिन नहीं किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया। तीसरे दिन वर्किंग डे था तो जो बिजनेस हाउस है, बिजनेस चला रहे थे, तो उसी में पास के क्या आप बीजेपी वालों से नहीं पूछोगे कि गुंडागर्दी पर आपने कैसे पार्लियामेंट में 370 को हटाया, कैसे आपने एक्स चीफ मिनिस्टर को बंद रखा, कैसे आपने मिनिस्टरों को बंद रखा, कैसे आपने पॉलिटिकल लीडरों को तकरीबन निसाल बंद रखा। पॉलिटिकल लीडर्स एक्स सीएम को, 2 एक्स सीएम को, 3 एक्स सीएम को बंद रखना और मिनिस्टरों को बंद रखना, पॉलिटिकल लीडरों को बंद रखना, फिर कानून पास करना, यह कौन सा जायज है? ये किस में लिखा है? ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? अब मलिक साहब आपसे एक सवाल और लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं जगदीप सिंह जी के पास। क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी इस कोशिश ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश पर बड़ा झटका लगा दिया है? पहले आपने प्रस्ताव पारित किया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। उपराज्यपाल ने भी उसमें सहमति देकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था और दिल्ली से खबरें ये थी कि केंद्र सरकार भी इस पर सहमत है और जो सत्र होने जा रहा है अभी संसद का उसमें इस पर प्रस्ताव आएगा। पर आज 2 दिन से जो आपने किया है, क्या आपको नहीं लगता है
कि केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही है, अब आपको इतनी आसानी से राज्य का दर्जा नहीं देगी, क्योंकि आपके मंसूबों के, आपके एजेंडे के साथ भाजपा का तालमेल नहीं बैठता है। क्या कहते हैं मलिक साहब? यानी कि जो तालमेल नहीं बिठाए, इनका ईगो हर्ट करे, ये उनके साथ जाति करते हैं, उनकी हुकूमत चलने नहीं देते, उनको तोड़ देते हैं ईडी से, बाकी चीजों से। इसका मतलब यही है, अगर ये रेस्पेक्ट करना चाहते हैं मंडेट का और डेमोक्रेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इनको दे दीजिए स्टेटहुड, मगर आज तक टालते रहे। आप ये बताइए कि मुझे 3 जजों की बेंच ने 3 बार कहा कि ये 370 परमानेंट है, एक बार 5 जज की टीम बैठी, क्या 7 जजों की टीम नहीं बैठ सकती? तो ये अंदर बैठे, इन्होंने सीएम को बंद किया, इन्होंने एक्स सीएम सारे को बंद किया, इन्होंने मिनिस्टर को बंद किया, इन्होंने रोडें बंद की, इन्होंने मुंडियां बंद की, इन्होंने क्या क्या कश्मीर में बंद नहीं किया, टेलीफोन बंद किया, नेट बंद किया। तो ये आज लोगों का फैसला, लोकतंत्र में लोगों का फैसला चलता है। इनको मानना चाहिए कश्मीर का वर्डिक्ट, इनको माननी चाहिए कश्मीर ने वोट इस पर दिया है। इसमें ईगो हर्ट आने वाली बात नहीं है, जब साथ आने की बात इसमें नहीं है। ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, हामिद मलिक साहब का ये कहना है। मुझे इसकी वैधानिकता को जानने के लिए भगवान देव इसरानी जी के पास आना है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस किस नजरिए के साथ है ये जानना जरूरी है। कांग्रेस मौन के माध्यम से इस पूरे मसले पर बनी रहती है। जगदीप सिंह जी हमारे साथ में हैं। जगदीप जी, आप बताएं, अब तो कम से कम अपनी खामोशी को आवाज़ दीजिए और बताइए कि जो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हुआ है, आप उसकी हिमायत करते हैं? धारा 370 की पुनः बहाली के लिए सड़क पर उतरने के लिए आप तैयार हैं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सम्माननीय डॉक्टर ताहिर चौधरी जी कह रहे हैं भूल जाइए, संभव ही नहीं है आप जो ये मंसूबा पाल बैठे हैं? किसके साथ है जगदीप जी आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ या भाजपा के साथ? जी जगदीप जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनाब आपको एक बात स्पष्ट कर दूं जी, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ भाजपा बोल रही है आर्टिकल 370 को लेकर। और मुझे अफसोस है कि मेरे भाई भाजपा के मित्र डॉक्टर ताहिर बैठे हैं और वो जानते हैं, लेकिन ये एक प्रोफेशनल हैजर्ड है, ये उनकी दिक्कत है कि वो इसे कबूल नहीं कर पाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या आर्टिकल 370 की टूटन को सचमुच अंजाम दिया गया? सिर्फ एक अनुच्छेद को हटाया गया है, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। और भाजपा ने पूरे देश में तमाशा खड़ा करके रखा है कि हमने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। और अब जरा बराए मेहरबानी समझिए, टेक्निकली मैं जो इनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आर्टिकल 370 हमारे संविधान की धारा 306A से आया, जो लेटर आवर्स में ड्राफ्ट करके 370 बना, जो भाग 21 में 369 से 392 के बीच है। अब आप मुझे बताइए, बार बार आप कांग्रेस को कोसते हैं, क्या आप उन परिस्थितियों से वाकिफ नहीं है जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना और जब 2 मुल्क आजाद हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तब जम्मू कश्मीर एक अलग देश था। अरे आपको तो सलाम करना चाहिए नेहरू जी को और पटेल साहब को। और शेख अब्दुल्ला वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस वक्त स्टैंड रखा कि वो भारत के साथ जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बराए मेहरबानी ये आपको भी समझना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की, तो इसकी सेक्शन 1C कहती है कि आप किसी भी सूरत हवाल में प्रेसिडेंट का आदेश पारित होने के बाद कॉन्फ्रेंस लेकर आपको संविधान सभा या विधानसभा, जिसे इन्होंने बाद में विधानसभा में कंसीडर किया, उसकी कॉन्फ्रेंस चाहिए आपको। और वही लेके आपने एक अनुच्छेद को तोड़ा और आप सेंटीमेंट्स को इस तरीके से हर्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। आप बताइए, आपने कौन सा किला फतेह कर लिया आर्टिकल 370 को रिवोक करके? जरा बराए मेहरबानी बताएंगे क्या हालत है जम्मू कश्मीर की? और 35A सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए इनके झूठों का कोई अंत नहीं है जनाब। आप मुझे बताइए, 35A में जो महिलाओं के अधिकार थे, जिनका ये बड़ा गाजे बाजे के साथ आरोप लगाते हैं, इनसे पूछिए, साल 2002 में हाई कोर्ट का ऑर्डर जब पास हुआ, उसके बाद वो स्थिति खत्म हो गई। ये जरूर है कि आपने वाल्मीकि को राइट दिए, पाकिस्तानी जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को आपने राइट दिए, उस क्वाइट अप्रिशिएटेबल। बट सवाल ये है कि क्या जो आपने अनुमोदन किया या संशोधन किया, वो वही चंद एक क्लासेस में नहीं किया जा सकता था? अरे आपने तो जम्मू कश्मीर के लोगों की नौकरियों पे डाका डाला, आपने यहाँ के लोगों की जमीनों पर डाका डाला,
और आज आप अमित शाह साहब कह रहे हैं कि जी 70% जो है वो मिलिटेंसी की घटनाएं जो है वो कम हो गई हैं। लक्षित हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जो आतंकवाद कल तक कश्मीर में था, आज वो जम्मू में सिर्फ चढ़कर बोल रहा है। और आपने देखा किस तरीके के हालात बने हुए हैं। क्या पॉलिसीज है, कौन लोग ब्यूरोक्रेसीज में बैठे हैं और देश के अन्य हिस्सों से लाकर जिनको डेपुटेशन पर जिन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को बिठाया है, क्या वास्तव में वो जानते हैं कि किस आतंकी तंजीम का वर्किंग का स्टाइल क्या है, किस तो जगदीप सिंह जी, थोड़ा अपन विषय पर आते हैं ना। और क्या आप इस बात की हिमायत करते हैं कि धारा 370 को पुनः बहाल होना चाहिए? क्या विधानसभा के अंतर्गत जो प्रस्ताव पारित हुआ है आप उसके साथ खड़े हैं? थोड़ा इस पर स्पष्टता दीजिए ना। और क्या आप ये मानते हैं कि धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति, 35A के इस प्रावधानों की समाप्ति से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं? 90 से लेकर 2014 तक जम्मू कश्मीर में अमन चैन था, 2019 तक भी अमन चैन था। ये जम्मू कश्मीर जितना भी अशांत हुआ है, जितना भी परेशान हुआ है, वो तब से हुआ है जब से ये धारा 370 के प्रावधानों को हटा दिया गया है। अंदाजे बयां का मुरीद हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से आप बात रखते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए जब आप आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं इससे सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि किस आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं आप जी, जिसको 1962 में, 1964, 65, 66 में कई मर्तबा संशोधन लाकर बिल्कुल एक तरह से मैं कहूंगा खोखला कर दिया गया था। वो उस वक्त की जरूरत थी ताकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बने। और इस, मैं फिर से कहूं, इस धारा का पहला अनुच्छेद ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और दूसरी बात आप जरा ये देखिए, बराए मेहरबानी, सदर रियासत हमने कांग्रेस ने हटाया, वजीर आजम शब्द कांग्रेस ने हटाया, इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के क्षेत्राधिकार को किसने बढ़ाया? कांग्रेस ने बढ़ाया। तो आप मुझे ये बताइए किस आर्टिकल 370 की बात करते हैं ये? हाँ, ये जरूर कहते हैं आप, इनका देखिएगा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये 2 झंडे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या कहता है, जरा उसे पढ़ लेंगे। और इनके जो वैचारिक पुरोधा थे उन्होंने तो 52 साल तक खुद झंडा नहीं लगाया, दूसरों की राष्ट्रवादिता पर ये सवाल उठाते हैं। और बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु और कर्नाटक 2 ऐसे प्रदेश हैं जिनके अपने झंडे रहे हैं और हमारा संविधान उसको बाधित नहीं करता। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में कोई कमी पेशी किसी भी तरीके की बर्दाश्त नहीं होगी, ये हमारा संविधान कहता है, एंड वी रिस्पेक्ट इट। और मुद्दा आज रोजगार था। बार बार आर्टिकल 370 पर बात करके, बहस करके, विधानसभा में आज इन्होंने जो किया, जिस तरीके से भाजपा के विधायकों ने आज धक्का मुक्की की है, मैं समझता हूं ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इनको जनादेश दिया। एक बात नहीं समझ पा रहे, आप बार बार कह रहे हैं कि धारा 370 में बचा ही क्या था, खोखला था। ऐसे खोखले प्रावधानों की बहाली के लिए आपके समर्थन से बनी हुई सरकार इतनी हाय तौबा क्यों मचा रही है? क्यों इतना माहौल सरगर्म कर दिया? जब कुछ बचा ही नहीं था तो फिर जाके ये उमर अब्दुल्ला बेवकूफ क्यों बना रहे हैं भाई देश को और जम्मू कश्मीर को? But the point is, which we will have to think about, we'll have to ruminate it. Once you discuss Article 370, you have to discuss what are the consequences which we are facing nowadays. आज खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया जम्मू में सिर चढ़कर बोल रहा है। 20 लाख से ज्यादा डोमिसाइल बांटे हैं इन्होंने, कोई जवाब है इनके पास? सवाल उस पर है, आर्टिकल 370। अब जगदीप जी बात इस पर है तो विधानसभा में इस पर बात करते ना। विधानसभा में आपके नेतृत्व के सहयोग से जो सरकार चल रही है वो तो धारा 370 पे ही बात करने के लिए आ गई और बताई कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। भगवान देव इसरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसरानी साहब, दिल्ली से आवाज आई है केंद्र में जिनकी सरकार उनकी तरफ से कि ऐसा गैर संवैधानिक काम आप कर कैसे सकते हैं? संसद ने जिसको पारित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जायज ठहरा दिया, उसमें बदलाव के विषय में आपने सोच लिया? इतनी हिम्मत आपकी? तो इसरानी साहब थोड़ा आप बताओ ना, इतनी हिम्मत कानून हमें देता है कि नहीं देता है? संविधान हमें देता है कि नहीं देता है? पहला सवाल। दूसरा, भाजपा के लोग चीख चीख कर बता रहे कि विधानसभा में नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। केवल उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर बात होनी थी। यह प्रस्ताव कहां से आ गया? आपका तो बड़ा लंबा तजुर्बा है, थोड़ा बताइए। यह सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है
गैर वैधानिक काम कर रही है, या है भाई ऐसे नियम कायदे कानून उसके तहत सरकार ने काम किया? जी रानी साहब। देखिए, जब 370 का मुद्दा पार्लियामेंट में आया जी, तब भी एक सप्लीमेंट्री एजेंडा में के तहत आया था, एजेंडे में नहीं था वो। ये जी। जानकारी आपको होना चाहिए, जी, सभी को होना चाहिए। 370 जब पार्लियामेंट में हटाने का बहस आई थी तब भी ये सप्लीमेंट्री एजेंडे में आया था, मेन एजेंडे में ये मामला नहीं था। जी, तो सप्लीमेंट्री एजेंडा आना बहुत सामान्य बात है। जैसे इन्होंने कश्मीर में कल किया है, वैसे 370 में पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने कराया था जब ये 370 का मुद्दा आया था। तो ये कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, नियम के विरुद्ध नहीं है। ऐसा सामान्यतः होता रहता है, सब जगह होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम होते हैं विधानसभाओं के, उसमें ये प्रावधान होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, पहली बात। जी, दूसरी बात, किसी भी पार्लियामेंट को या संविधान के जो विधानसभा है उसको कोई भी प्रस्ताव पारित करने से कोई असंवैधानिकता नहीं आती है। जन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही ये लोकतंत्र के मंदिर होते हैं। लोकतंत्र में जन भावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल होती हैं। जी, जब एजेंडे में या घोषणा पत्र में एनसी ने लिख दिया कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे, तो उसमें चर्चा की बात करना कहां से असंवैधानिक हो गया? चर्चा होना चाहिए, लोकतंत्र में चर्चा तो होना ही चाहिए ना, उसमें बुराई क्या है? मत करिएगा आप, लेकिन आप कर तो सकते। देखिए, मैं आपको एक मध्य प्रदेश विधानसभा की बात बताता हूं। जी, मध्य प्रदेश विधानसभा में 1992 के दौरान पट्टेवाल जी की सरकार थी, जी, बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी इसकी हिमायती रही है 370 की, ठीक बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है, अपना अपना एजेंडा है। लेकिन उस वक्त सुरेश सेठ जो कांग्रेस के विधायक थे इंदौर से, अगर आपकी जानकारी ध्यान में होगा, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया था कि 370 हटाया जाना चाहिए, कांग्रेस के विधायक, और उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया। जी, पारित करके केंद्र सरकार को भेजा, केंद्र सरकार ने नहीं माना। तो ये पारित करना किसी भी विधानसभा का अधिकार है, इसमें कोई असंवैधानिकता नहीं है, नियम विरुद्ध नहीं है। ये पूरे तरीके से जन भावनाओं के अनुकूल काम करने का काम विधानसभाएं करती हैं और करना चाहिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। फैसला साहब साथ में बताएगा, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के संदर्भ में जो प्रावधान हटाए जाने की कार्रवाई है उसको जायज ठहराया है, और सम्माननीय पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का मुखर चेहरा है स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी जा रही है, ये अधिकार आपको किसने दे दिया? तो सनी साहब थोड़ा इसमें भी बताएं, इतना दुस्साहस। नहीं, ये बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है जी, कोई चुनौती नहीं है, ये उनका अधिकार है। स्मृति ईरानी जो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहा है कि इस बारे में किसी विधानसभा में बहस नहीं हो सकती? कोई सुप्रीम कोर्ट ये कह ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जो हमारा आर्टिकल 208 है, संविधान की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 208 जो है हर विधानसभा को यह अधिकार देता है कि आप अपने इंटरनल रूल आप खुद बना सकते हैं। हर विधानसभा को यह अधिकार दिया गया है। विधानसभा ने अपने रूल बनाए हैं, उसके तहत वो काम कर रही है। ये अधिकार संविधान ने उनको दिया है जी, ये संविधान के तहत काम कर रहे हैं, ये कतई असंवैधानिक नहीं है। एक पॉलिटिकल मुद्दा है, बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, कांग्रेस का अपना एजेंडा है, एनसी का अपना है, पीडीपी का अपना है, तो ठीक है, ये उनको करने दीजिए, उसमें कोई कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। आपने तो विधानसभा की कार्रवाई को बड़ी नजदीकी से देखा, उसका बड़ा हिस्सा रहे। ये 2 दिन से जो कुछ जम्मू कश्मीर विधानसभा में चल रहा है, इसको आप कितना जायज पाते हैं? वो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य विरोधी दल के पास पहुंच गए, कुछ गिरेबान पकड़ लिए। सामान्य घटना है या असामान्य है? बिल्कुल असामान्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, डबल इंजन की सरकार की बातें होती हैं, उनको ये स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए था, उनको बहस करना चाहिए था। आज मैं स्पीकर का बयान सुन रहा था, कश्मीर के स्पीकर का, तो हमने कहा आप बहस करिए, वो बहस करने को तैयार ही नहीं, वो तो बिल्कुल अब वेल में आ गए। तो ये बीजेपी का अगर अपना राष्ट्रीय, देखिए मैं कह रहा हूं, हमारे जो अटल जी थे जी, अटल जी, अडवाणी जी, और हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे विक्रम वर्मा जी, इन्होंने एक इंटरनल अपनी आचार संहिता बनाई थी कि हमको वेल में नहीं जाना है जी, हमको प्रश्न काल का बहिष्कार नहीं करना है, और उन्होंने नहीं किया ऐसा। लेकिन अब मर्यादाएं बदल गई हैं, अब सारी चीजें बदल गई हैं, अब सबके राजनीतिक हित सबसे ज्यादा सर्वोपरि हो गए हैं, उनको विधानसभा के नियमों से कोई मतलब नहीं है। खैर, वो समय की बरियारी है और समय बदलता है और अपने एजेंडे बदलते हैं,
लेकिन आज जो हुआ, जो बीजेपी ने किया है या बीजेपी के विधायकों ने किया या उनको किसी ने भी साथ और उन्होंने भी साथ दिया होगा, ये उचित नहीं है, बहस होना चाहिए थी। ये देखिए, इसमें कुछ भी अनहोनी बात नहीं थी। देखिए, एजेंडे में आना नियमानुकूल है, कोई सप्लीमेंट्री एजेंडा आ सकता है। जब किसी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये दे दिया कि हम इसके लिए प्रयास करेंगे, तो उसमें अगर उन्होंने प्रस्ताव लिया है तो उसमें क्या अनहोनी हो गई, क्या अनहोनी हो गई, ये भगवान देव इसरानी जी का सीधा साधा सवाल है। और डॉक्टर ताहिर चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। बीच में भी वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, तो हमने कहा इत्मीनान से जाते हैं डॉक्टर ताहिर जी के पास में, देश के सत्तारूढ़ दल के सुधी प्रवक्ता हैं, इत्मीनान से बात करेंगे। तो डॉक्टर ताहिर चौधरी, क्या बात है, भाजपा के विधायकों के तर्क खत्म हो गए हैं क्या, जो मल्ल युद्ध लड़ने के लिए विधानसभा को मैदान समझ बैठे? जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में विपक्षी दलों के गर्भगृह में आने को लेकर लोकतंत्र के लिए काला दिन बता देती है, उसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में गर्भगृह में तो आना छोड़िए, सत्तारूढ़ दल के विधायकों के गिरेबान तक पहुंच गए। भाई, क्या हो गया ऐसा? भारतीय जनता पार्टी जैसा विचारशील चिंतनवान दल तर्क के स्तर पर इतना कमजोर हो गया क्या, जो हाथों से बात करने लगा? देखिए हिमांशु जी, बहुत सारी चीजें हैं जो टीवी चैनल पे दिखी कुछ है, लेकिन अंदर से कुछ है। मैं आपको अंदर की बातें बताऊं जी। जब रेजोल्यूशन इन्होंने पास करने की कोशिश की तो इस पे डिबेट होनी चाहिए थी। हमारे 28 के 28 एमएलए डिबेट करने के लिए शोर करते रहे, उनके माइक बंद कर दिए गए थे और इन्होंने अपने लोगों के माइक ऑन रखे हुए थे। वहां पे बहुत कुछ होता रहा, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत कुछ किया गया, और जो भी रेजोल्यूशन था, जो असेंबली का स्पीकर होता है, उसके लिए सभी भी पॉलिटिकल पार्टीज एक समान होती हैं, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, चाहे जो गवर्नमेंट सरकार के जो एमएलए होते हैं, चाहे वो हो, चाहे सरकार हो, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मंत्री हो, सभी एक समान होते हैं। और डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, जो वहां पे वैसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाया गया था। बहुत सारी चीजें प्री प्लान की गई थी, प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा था, और जब वो वैसी चीजें चल रही थी तो एक स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे 28 शेर थे वहां पे, वो चुप करके बैठने वाले नहीं थे, और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले इंसान वहां पे बैठे हुए थे, और उन्होंने उस चीज का पूरा प्रोटेस्ट किया। हमारे लोगों को देखो डॉक्टर ताहिर चौधरी, क्या है ये, जम्मू कश्मीर में आप विपक्ष की भूमिका में हो और संसद में आप सत्तारूढ़ दल की भूमिका में हो। ये माइक बंद करने का आरोप संसद में भी बड़े लगते हैं, वो आपको ध्यान रहते हैं कि नहीं रहते हैं? वो संसद में जो भाषण देते हैं विपक्ष के नेता, उन भाषणों के तमाम अंश बाद में डिलीट कर दिए जाते हैं, वो आपको पता रहता है कि नहीं रहता है? आपको नहीं लगता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर आपने मिसाल कायम कर दी है, और जो शिकायतें आपकी हैं वो कमोबेश वैसी लग रही हैं जैसी देश के स्तर पर विपक्ष करता है, अब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आप कर रहे हैं? क्या उम्मीद करें, संसद के सत्र में इस बार राहुल गांधी का माइक बंद होने की शिकायत तो नहीं आएगी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी से हम बराबरी नहीं कर सकते। राहुल गांधी साहब कुछ भी कर सकते हैं। जो मैं बात कह रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ, सच्चाई से कह रहा हूँ, ये आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मुझे पैनल पे बुलाया है तो मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। हमारे एमएलए को एक को 5-5, 8-8, 10-10 लोगों ने उठा के बाहर फेंका है। 6 एमएलए हमारे इंजर्ड हो गए वहां पे, और जो वहां पे हालात उनके साथ किए गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज तक ऐसा हुआ होगा। अभी थोड़ा टाइम पहले पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी, हमारे सीएम भी थे, हमारे डिप्टी सीएम भी थे, हमारे स्पीकर भी थे, डिप्टी स्पीकर भी थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस तरह का हालात नहीं बनने दिया। हम उनकी भी बात सुनते थे, अपनी भी बात आगे रखते थे, लेकिन ये जो शुरुआत हुई है असेंबली से, मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे पर्सनली उमर अब्दुल्ला साहब से बहुत सारी उम्मीदें हैं, अभी भी हैं। मुझे लगता है कि बहुत समझदार हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है और सियासत जानते हैं। जैसे उन्होंने शुरुआत की थी, मुझे लग रहा था, और उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहता हूं, जम्मू कश्मीर को आगे लेके आना चाहता हूं। लेकिन जो पिछले 3-4 दिन में हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को इस चीज पे सोचना पड़ेगा, और जम्मू कश्मीर के नहीं, जम्मू के लोगों की भी बहुत सारी उम्मीदें सरकार के साथ हैं। अच्छा डॉक्टर ताहिर चौधरी, ये उमर अब्दुल्ला को ही सोचना पड़ेगा, या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी
और देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी सोचना पड़ेगा। वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं सम्माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल बोलते हैं हम हिंदी में, नाम उनका मनोज सिन्हा है। उन्होंने भी तुरंत उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके दिल्ली भेज दिया था। खबर ये भी आ रही थी कि दिल्ली भी तैयार हो गई है। पर ये जो लक्षण दिख रहे हैं आपके अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार के, ये तो ठीक लग नहीं रहे हैं आपके अनुसार। आप बता रहे हो ये वापस आतंक का वातावरण बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के रहते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर आप सहमत हैं या आपको लगता है विचार करना चाहिए, उपराज्यपाल को अपनी सहमति वापस लेनी चाहिए? ऐसे लोगों के हवाले पूरा प्रदेश कैसे किया जा सकता है? क्या कहते हैं आप? माशू जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ अभी? हाँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं आप, आपकी बात तो सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। मुझे लगता है नेशनल लेवल पे एक आप ऐसे एंकर हैं, आपका सवाल इतना लंबा और इतना जलेबी की तरह घूम घूम के आता है कि तब तक हमें आंसर देना भूल जाते हैं कि कौन सी चीज आपने पहले पूछी थी, कौन सी बात पूछी थी। ये आपकी एक मैं बहुत बड़ी कलाकारी कहूंगा जो आप में है और किसी में दिखती नहीं है मेरे को। मैं आपकी बात का जवाब दूं। देखिए, सेंटर की जहां तक बात की जाती है, प्रधानमंत्री साहब की, होम मिनिस्टर साहब की, हमेशा हमारी नीयत जम्मू कश्मीर के लिए साफ है। प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से ये बात यही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मान सम्मान के साथ दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही है और दिया भी जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? हमें स्टेट चाहिए। हमारी डिमोशन हुई है, हम कहते हैं ये बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये चीज कहते हैं, हमें स्टेट चाहिए। वो स्टेट मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 दिन में देखे गए हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उमर साहब को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनको देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर को बेहतर तरीके से कैसे आगे लेके आना चाहते हैं वो। और जिस तरह की असेंबली में ये घटनाएं हो रही हैं, इनके ऊपर भी उनको सोचना पड़ेगा कि अगर 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उनकी बात को भी सुना जाए। हर बात करने से पहले उनसे डिबेट भी की जाए, मशवरा भी किया जाए, बैठ के बात की जाए, ताकि एक स्मूथ असेंबली और एक हेल्दी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अपोजिशन का काम है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये चीज है, अगर अच्छे काम होंगे तो हम उमर अब्दुल्ला साहब की भी सीट को थपथपाएंगे। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि हम वैसी चीजें नहीं चाहते कि हर चीज के ऊपर झगड़ा हो, हर चीज के ऊपर शोर हो, हर चीज के ऊपर प्रोटेस्ट हो। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ है, और हम जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर हम चाहते हैं कि 24/7 कश्मीर खुला रहना चाहिए। कश्मीर में कोई पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। देखो डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, आप मुझ पे आरोप लगा रहे थे कि मैं जलेबी की तरीके से सवाल को घुमा देता हूं। आप मुझे उत्तर घुमा दे रहे हो। मेरा सवाल सीधा सीधा है, बहुत संक्षिप्त था। आपका आरोप है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की सरकार कश्मीर में वापस अमन चैन को खराब करना चाहती है, आतंकियों के मंसूबे को कामयाब करना चाहती है। यह सीधा आरोप है दिल्ली में बैठे हुई भाजपा के प्रवक्ता का। अब आपसे जानना यह है कि क्या ऐसी सरकार के रहते आप पूर्ण राज्य का दर्जा देने की हिमायत करेंगे या अभी पूर्ण राज्य का दर्जा देने को मुलतवी करना चाहेंगे? डॉक्टर ताहिर चौधरी, सीधा सवाल। जो सवाल आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उसके ऊपर फैसला दिल्ली की हाईकमान ने लेना है। राज्य का दर्जा उन्होंने देना है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे कहने से या आपके कहने से राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। इस चीज की हम हिमायत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो हम असेंबली का मौसम देख रहे हैं, ऐसा मौसम नहीं होना चाहिए। एक एमिकेबली कुल मिलाकर मेरे अंदेशे के साथ है डॉक्टर ताहिर चौधरी बोल रहे हैं 3-4 दिन से जैसा मौसम है, माहौल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं हामिद मलिक साहब वापस आपके पास आता हूं। आपको नहीं लगता है गड़बड़ हो गई? ये धारा 370 के संदर्भ में प्रस्ताव कुछ देर में ले आते भाई। 5 साल के लिए सरकार आई है, ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी? पहले राज्य का दर्जा ले लेते। आपको नहीं लगता है कि धारा 370 के प्रावधान तो बहाल होंगे नहीं, ये पूर्ण राज्य का दर्जा भी आपने अटका लिया? क्या कहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल और केवल एक ज्ञापन जो है, एक रेजोल्यूशन जो है वो लाया है, और ये जग विदित बात है। ये भाजपा भी जानती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है, दुनिया जानती है
कि जब तक इस देश की संसद बहुमत के साथ इस पर कोई फैसला ले या ना ले वो अलग बात है, पर उन्होंने जिस मसले पर चुनाव लड़ा लोगों के बीच, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया। लेकिन भाजपा का प्रत्युत्तर जो है वो साफ साफ दिख रहा है कि सांप निकलने के बाद लकीर पीटने जैसी स्थिति है। जब आप जानते हैं कि ये उनकी कुवत से बाहर की बात है किसी भी प्रदेश सरकार के लिए, तो फिर उस पर इतना हो हल्ला क्यों? जी, ये एक बड़ा सवाल है जो मैं समझता हूँ। जी, पर आप ये तो समझ पा रहे होंगे कि इतना हो हल्ला क्यों, तो आप क्या समझ पाए क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात हिमांशु जी बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूँ। जी, भारतीय जनता पार्टी आज समूचे देश में, आप विगत 11 सालों के कार्यकाल को देखें तो आप एक बात समझ पाएंगे, और ये दिखता है जी, कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर तमाम उन मुद्दों के ऊपर राजनीति निरंतर होती चली जा रही है जिनका जनमानस से कुछ लेना देना नहीं। बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, कुपोषण और गरीबी पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस तरीके के मसलों को उठाकर अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करने की ये जो पुरजोर कोशिश है भाजपा की, ये निंदनीय है, ये मैं मानता हूँ हिमांशु जी। और एक चीज और मैं यहाँ कह दूं फिर से, जी, देखिए आर्टिकल 370 को बार बार एक जरिया बनाकर अगर ये सोचते हैं कि जनता में, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता आतंकवाद से भी त्रस्त है, मैंने पहले कहा भू माफिया से लेकर खनन और शराब माफिया तक, रोजगार की बात है, महंगाई की बात है। हकीकत ये है कि आर्टिकल 370 एक पुल की तरह, ये एक बड़ी पुरानी बर्बिटेरियन बोल रहा हूँ कोट है जी, जो उस जमाने के बड़े नेताओं ने भी कहा था, एक पुल का काम इसने किया। और ऐसा क्यों कर हुआ, वो परिस्थितियां क्या थी, उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये तो ये भी झूठ बोलते हैं कि पटेल साहब को कश्मीर का अख्तियार नहीं दिया गया, जैसे कि मेनन साहब का आप उठाकर देख लीजिए उनकी लिखी हुई किताब, और मैं आपको सावरकर समगर का वो खत संख्या बता सकता हूं जिसमें पटेल साहब ने देहरादून में बैठकर ये खत लिखा, और उस वार्तालाप में ये साफ साफ होता है, जाहिर होता है, जब वो कहते हैं कि हम 1.5 साल से ये युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे पास रीइंफोर्समेंट की कमी है, मुल्क कभी आजाद होकर हटा है, तो हम इस युद्ध को और लंबा नहीं खींच सकते। लेकिन ये झूठ बोलते हैं। ये भी कहते हैं कि अगर युद्ध और थोड़ी देर जारी रहता, अरे भाई 1.5 साल तक वो युद्ध चला है और अभी मुल्क आजाद होकर हटा था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, तमाम बातें इसके अंतर्गत है। लेकिन मैं अब आखिरी बिंदु पे आना चाहता हूं इसरानी साहब आपके पास में। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर लिया, इस पारित प्रस्ताव का भविष्य क्या रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? पारित प्रस्ताव का भविष्य पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर डिपेंड करेगा, उनका व्यू उस मामले में क्या है। ये मोटा माटी देखिए बात मान लीजिए कि 370 जैसे बहाली की बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें स्टेटहुड वापस लाने की बात है। वो स्टेटहुड आ जाएगा, ये धीरे धीरे बातें भूल जाएंगी, और ये पूरे केंद्र सरकार इस पर कोई एक्ट नहीं करेगी, कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। और मैं ये मानता हूं, जैसा मेरा अपना मत है ये, कि मैं ये मानता हूं कि अब उसमें स्टेटहुड मिल जाए, सरकार ठीक से काम करे, वहां की जनता भी यही चाहती है, पीडीपी भी यही चाहती है, कांग्रेस भी यही चाहती है, एनसी भी यही चाहती है, और भाजपा के जो डॉक्टर साहब ने बात करी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, वो भी यही चाहते हैं कि अमन चैन वहां होना चाहिए। तो स्टेटहुड आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पॉलिटिकल मुद्दा था, उन्होंने शेख उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि भाई हमने ये वादा किया था, हमने ये वादा पूरा करा, हमने वादा पूरा किया। भगवान देव इसरानी सीधे तौर पर कह रहे हैं। मैं एक बार और कोशिश करता हूं हामिद मलिक साहब से। मलिक साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। मलिक साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि 2 प्रस्ताव हैं आपके द्वारा केंद्र सरकार को भेजे जाने के लिए। एक, पूर्ण राज्य का दर्जा, और दूसरा धारा 370 या आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 और 35A के संदर्भ में। किसको आप पहले चाहते हैं? पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं, या जो प्रस्ताव आपने कल पारित किया है उसका क्रियान्वयन चाहते हैं? स्टेटहुड का मामला पहले ही तो हमने जो रेजोल्यूशन पास की थी वो आरडी गवर्नर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दी है, वो गई है दिल्ली। तो दूसरी बात जो अभी भाई ने कहा, बहुत अच्छी तरीके से बात की कि हमें लोगों से वादा किया था, और लोगों का वादा जो वर्डिक्ट था हमने वो भेज दिया। अब ये पता है, उमर साहब ने पहले भी कहा कि जो आइडियोलॉजी सेंटर में बैठी है बीजेपी, जिन्होंने हमारी इज्जत और विकार को स्नैच किया, वो इसको देने वाले नहीं है। मगर ये रेजोल्यूशन पास करके
उनको बता देंगे कि 5 अगस्त जो आप लोगों ने किया वो हमें एक्सेप्ट नहीं है, वो यहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं है। बस वो बताने की कोशिश हो रही थी और वेट करना था कि ये बात सही है कि बीजेपी पार्टी है, बीजेपी हिंदुस्तान नहीं है। इस मुल्क में पार्टियां आई गई, यहाँ पहले कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अब कमजोर हो गई है। कल कमजोर ऊपर आ सकते हैं, नए इंटेलेक्चुअल आ सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं, उनसे बात की जा सकती है। क्योंकि हमने लोगों से कहा था कि रेजोल्यूशन पास करेंगे, इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे जो 5 अगस्त को आपने चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर, जो आपने रोडें, जो आपने मुंडिया, जो आपने बसें, जो आपने इंटरनेट, जो आपने फोन बंद किए थे और लोगों को एतमाद में नहीं लिया था, जब आपने ये स्नैच किया, जब आपने 370 को हटाया, तो वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो अगर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो सीधे तौर पे ये विचारधारा का संघर्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ववर्ती जनसंघ के समय से धारा 370 के संदर्भ में अपने स्टैंड को कभी छुपाया नहीं, अपने दृष्टिकोण को कभी समझौते की शक्ल नहीं दी। उनका स्पष्ट मानना रहा कि इस देश की एकता के लिहाज से धारा 370 के प्रावधान जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में है उन्हें समाप्त होना चाहिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विरोधी भी ये मानते हैं कि इस मुद्दे पर कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए इस पर कोई कार्रवाई की अपेक्षा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी विधानसभा में यह प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया है क्योंकि उनका अपने अवाम से वादा था, अपने प्रदेश की जनता से वादा था कि अगर हमें आपने मौका दिया तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे। हमने अपना प्रयास कर दिया। लेकिन सारे दल जब इस बात पर एक राय है कि जम्मू कश्मीर में शांति होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में अमन होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को विकास की राह में आगे बढ़ना चाहिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जब इन सारे मसलों पर सभी दल एक राय होने की बात कर रहे हैं तो फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा के सम्माननीय विधायक एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा का यह दृश्य देश को दुनिया के सम्मुख लज्जित नहीं करता है, शर्म से सिर झुकाने के लिए मजबूर नहीं करता है? और ये तब हो रहा है जब उस सदन में 28 भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र को सर्वोपरि बताती है। ये विचार का विषय होना चाहिए। विधानसभाएं इस प्रकार के दृश्य दुनिया के बीच प्रस्तुत करने के लिए नहीं है। क्या इस संदर्भ में माननीय विधायक विचार करेंगे जो जम्मू कश्मीर में बैठे? सवाल है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। ये आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।